अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ किडनी एंड कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ किडनी। और इससे पहले हमने जीआईटी की डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, तो वो वाली वीडियोस भी आपको जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ किडनी। आपको पता है कि आफ्टर द थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद हमें जो एम्ब्रियो मिलता है, एक स्फेरिकल शेप एम्ब्रियो मिलता है जिसके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो को ड्रॉ किया आफ्टर द थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, और हमने स्फेरिकल एम्ब्रियो का एक कोरोनल सेक्शन लिया है और हम सामने से अब एम्ब्रियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 जर्मिनल लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ग्रीन में ऊपर आपको एक्टोडर्म, ब्लू में आपको मीजोडर्म और रेड में आपको एंडोडर्म नज़र आ रही है। ये जो मीजोडर्म होती है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ऊपर आपको एमनियोटिक कैविटी नज़र आ रही है और नीचे यॉर्क सैक नज़र आ रही है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे अभी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो हमारी किडनी है वो एक मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, तो यहाँ पे हम मीजोडर्म के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं मीजोडर्म को ड्रॉ करता हूँ अगर, ठीक है, ये मीजोडर्म आ गई, दोनों साइड्स पे मैंने मीजोडर्म को ड्रॉ किया। एट दिस स्टेज जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है हमारी, ये 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होगी वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो बिल्कुल मीडियल साइड के ऊपर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है, मीडियल साइड के ऊपर, इसी तरह यहाँ पर भी, उसे हम कहते हैं पर एक्सियल मीजोडर्म। जो बिल्कुल लेटरल साइड पर होती है उसे हम कहते हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म, और जो इन दोनों के दरमियान में होगी उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। तो हमारी जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होगी वो 3 में डिवाइड हो जाएगी। जो मीडियल साइड पर मीजोडर्म होगी उसे हम कहेंगे परएक्सियल मीजोडर्म। परएक्सियल मीजोडर्म से सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है, और बाकी जो लेटरल मीजोडर्म होती है उसे हम कहते हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म। और लेटरल प्लेट मीजोडर्म से बेसिकली जो हमारी सोमैटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास रह जाती है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म से फॉर्मेशन होती है हमारी किडनी की। तो आपको पता है कि आफ्टर द 4th and 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ हमारी जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर फोल्डिंग स्टार्ट होती है, जो हम उस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। हेड एंड टेल फोल्डिंग होती है और लेटरल फोल्डिंग होती हैं। तो आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो की फोल्डिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारी जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है ये एक रिज बना लेती है, ठीक है, एक लॉन्ग सी रिज बना लेती है। उस रिज को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल रिज, ठीक है। आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो हमारी जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है ये एक रिज बना लेती है, ठीक है, एक लॉन्ग रिज बना लेती है कंडेंस होकर। उस रिज को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल रिज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये वाली अगर आप पिक्चर को ज़रा देखें तो इस पिक्चर में मैंने क्या किया, मैंने एम्ब्रियो के ऊपर से एमनियोटिक कैविटी को रिमूव किया, उसके बाद मैंने एक्टोडर्म को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी को और एक्टोडर्म को हमने रिमूव किया। अब हम ऊपर से अगर एम्ब्रियो को देखते हैं तो हमें डायरेक्टली मीजोडर्म नज़र आएगी, ठीक है। ये बीच में आप देखिए न्यूरल ट्यूब है जिससे फॉर्मेशन हो रही है हमारी ब्रेन वेसिकल्स की और स्पाइनल कॉर्ड की। ये हमारे पास परएक्सियल मीजोडर्म है जिससे सोमाइट्स की फॉर्मेशन हो गई है। ये ग्रीन में आपको पूरे अराउंड द एम्ब्रियो लेटरल प्लेट मीजोडर्म नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये है हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म ने आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो एक लॉन्ग रिज बना लेता है। उस लॉन्ग रिज को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल रिज। अब यूरोजेनाइटल रिज बेसिकली डिवाइड होती है 2 कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। जो हमारी यूरोजेनाइटल रिज है, ये जो यूरोजेनाइटल रिज हमारी बनती है ये 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक कंपोनेंट होता है इसका गोनेडल रिज और दूसरा इसका कंपोनेंट है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। तो यूरोजेनाइटल रिज आपको नाम से पता लग रहा है इसके अंदर 2 सिस्टम्स की फॉर्मेशन होनी है फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजोडर्म, यूरो यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम की, ठीक है। तो यूरोजेनाइटल सिस्टम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक गोनेडल रिज
गोनेडल रिज से फॉर्मेशन होती है, हमारा जो जेनाइटल सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन होती है हमारे गोनेडल रिज से। और जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है इससे फॉर्मेशन होती है हमारी बेसिकली यूरेटर की, हमारी किडनी की। जो किडनी की फॉर्मेशन है वो फ्रॉम द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से होती है। और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप सपोज करें कि ये हमारा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, ठीक है। ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है हमारा इन फीटस के अंदर, ये एक्सटेंड करता है सर्वाइकल रीजन से लेकर सैक्रल रीजन तक, ठीक है। ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है इन द फीटस, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन अप टू द सैक्रल रीजन, ये एक्सटेंड करता है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको मैं बताऊँ कि किडनी की जब हम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं तो किडनी की डेवलपमेंट तीन एवोल्यूशनरी फेजेस से होकर गुजरती है। यानी कि जो एवोल्यूशनरी बेसिस होती है उससे हमारी किडनी होकर गुजर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी तीन एवोल्यूशन बेसिस से गुजर रही है। सबसे पहले हमारी किडनी की फॉर्मेशन होती है एज अ प्रोनेफ्रोस, ठीक है। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड के अंदर पहले स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है एज अ किडनी उससे हम कहते हैं प्रोनेफ्रोस। उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उससे हम कहते हैं मीजोनेफ्रोस, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मेटानेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस बेसिकली किडनी होती है इन द प्रिमिटिव फिशेस। जो बहुत पहले फिशेस होती थी, प्रिमिटिव फिशेस, उनके अंदर फंक्शनल किडनी होती है प्रोनेफ्रोस, जैसे कि लैम्प्रेज होते हैं और हैग फिश होती है। तो प्रिमिटिव फिशेस के अंदर जो किडनी होती थी वो है प्रोनेफ्रोस, ठीक है। वो पहला डेवलपमेंटल स्टेज होता है इन द ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे हमारी किडनी की डेवलपमेंट होती है। सेकंड जो किडनी की डेवलपमेंट होती है हमारी वो होती है मीजोनेफ्रोस। मीजोनेफ्रोस फंक्शनल किडनी होती है इन द एन एमनियोट्स, ठीक है। एन एमनियोट्स के अंदर कौन से आ जाते हैं, जो हमारी फिशेस होती हैं और रेप्टाइल्स होती हैं, ठीक है। प्रिमिटिव फिशेस को हटा दें, बाकी जो फिशेस हैं रेप्टाइल्स हैं वो एन एमनियोट्स हैं। उनके अंदर जो फंक्शनल किडनी होती है वो मीजोनेफ्रोस होती है। उसके बाद आ जाती है मेटानेफ्रोस। मेटानेफ्रोस एमनियोट्स जो हैं, जो हमारे पास हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर जो फंक्शनल किडनी होती है वो मेटानेफ्रोस होती है। तो एक एवोल्यूशनरी बेसिस है कि प्रिमिटिव फिशेस में ये थी, उसके बाद रेप्टाइल्स में ये आ गई, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में ये आ गई। तो ये जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस होते हैं एज अ लाइफ के अंदर, जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसी बेसिस के ऊपर हमारी किडनी की भी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर हमारी किडनी की डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे एक चीज़ की जाती है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी क्या है, जो हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। और फाइलोजेनी क्या है, जो एवोल्यूशनरी बेसिस होती हैं उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। तो यहाँ पे एक चीज़ कहा जाती है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो फर्टिलाइजेशन है वो रिपीट कर रही है एवोल्यूशन को। सो ये मैंने आपको थोड़ा सी चीज़ बता दी कि इस एवोल्यूशनरी बेसिस पे डेवलपमेंट होती है। सो अभी हम देखते हैं प्रोनेफ्रोस की डेवलपमेंट को। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्वाइकल टू द सैक्रल रीजन, ठीक है। तो ये मैंने नेफ्रोजेनिक कॉर्ड को ड्रॉ किया है, ये हमारे पास है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड सबसे पहले क्या होता है, जो सर्वाइकल रीजन के अंदर नेफ्रोजेनिक कॉर्ड कंडेंस होता है और फॉर्मेशन कराता है प्रोनेफ्रोस की, ठीक है। बोथ साइड्स के ऊपर जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है इन द सर्वाइकल रीजन वो कंडेंस होता है और वो फॉर्म कराता है प्रोनेफ्रोस की, जो प्रिमिटिव किडनी है सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन होती है। तो प्रोनेफ्रोस की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, इन द सर्वाइकल रीजन। प्रोनेफ्रोस यानी सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है। और इसकी जो कंडेंसेशन के बाद जो प्रोनेफ्रोस की फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है इन द अर्ली 4th वीक। तो अर्ली 4th वीक के अंदर स्टार्ट होती है प्रोनेफ्रोस की फॉर्मेशन। अब जब प्रोनेफ्रोस बन जाता है तो प्रोनेफ्रोस के साथ एक डक्ट बनती है, उस डक्ट को हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। उस डक्ट को हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। ये प्रोनेफ्रिक डक्ट ऊपर से प्रोनेफ्रोस के पास से रन करती है और जाकर ओपन होती है इन द क्लोका के अंदर, ठीक है, इन द क्लोका।
ठीक है। और ऊपर से जो प्रोनेफ्रोज है, प्रोनेफ्रोज से बहुत सारे डक्ट्यूल्स निकलते हैं जो कि प्रोनेफ्रिक डक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गए हमारे पास डक्ट्यूल्स। तो इन सिंपल मैं आपको बताऊं, प्रोनेफ्रोज की फॉर्मेशन हुई इन द सर्वाइकल रीजन, ठीक है, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से। उससे बहुत सारी डक्ट्यूल्स निकलती हैं प्रोनेफ्रोज से। वो डक्ट्यूल्स जाकर मिल जाती हैं डक्ट के साथ जो यहाँ पे इसके साइड में बनी है, जिसे हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट। और प्रोनेफ्रिक डक्ट ऊपर से मूव करती है और नीचे आकर ओपन होती है इन द क्लोका के अंदर। क्लोका को हमने हाइंड गट की डेवलपमेंट में डिस्कस किया था। क्लोका बेसिकली टर्मिनल पार्ट होता है हाइंड गट का, जो कि कॉमन पार्ट है जहाँ पर यूरिनरी सिस्टम भी आकर ओपन होता है और जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी आकर ओपन होता है। तो हाइंड गट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्लोका की डिवीजन होती है और दो पैसेज बन जाते हैं, एक यूरोजेनाइटल साइनस ताकि यूरिनरी सिस्टम का पैसेज अलग हो जाता है, और एक एनोरेक्टल कैनाल अलग हो जाता है जो कि पैसेज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसे हमने हाइंड गट में डिस्कस किया था। तो नीचे आकर प्रोनेफ्रिक डक्ट ओपन हो जाती है इन द क्लोका के अंदर, ठीक है। और प्रोनेफ्रोज इज़ नॉट अ फंक्शनल किडनी इन ह्यूमन बींग। जो फीटस के अंदर प्रोनेफ्रोज बनता है ये एक फंक्शनल किडनी नहीं है, ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, इसकी सिर्फ फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द अर्ली 4th वीक और ये डिसअपेयर हो जाती है इन द 1 वीक के अंदर, यानी कि अर्ली 5th वीक के अंदर ये डीजेनरेट हो जाती है हमारे पास प्रोनेफ्रोज, ठीक है। अर्ली 4th वीक में बनेगी और उसके बाद अर्ली 5th वीक के अंदर ये डीजेनरेट हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रोनेफ्रोज होती है। सेकेंड है हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज। मीज़ोनेफ्रोज बेसिकली मीज़ोनेफ्रोज की फॉर्मेशन होती है इन द थोरैकोलम्बर रीजन। जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड में थोरैकोलम्बर रीजन है, ये वाला रीजन कंडेंस होता है और फॉर्मेशन कराता है बोथ साइड्स ऑफ बॉडी के ऊपर मीज़ोनेफ्रोज की। तो ये आ गई हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज, ठीक है। तो मीज़ोनेफ्रोज की फॉर्मेशन हो जाती है और अभी भी प्रोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मीज़ोनेफ्रिक, ये हमारे पास जो मीज़ोनेफ्रोज है इससे बहुत सारे डक्ट्यूल्स निकलते हैं, ये डक्ट्यूल्स निकलते हैं और ये जाके ज्वाइन कर लेते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट को। इन डक्ट्यूल्स को हम कहते हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स। मीज़ोनेफ्रिक, इनको हम कहते हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स और ये ज्वाइन करते हैं जाकर प्रोनेफ्रिक डक्ट को। अब प्रोनेफ्रिक डक्ट को हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। मीज़ोनेफ्रोज से डक्ट्यूल्स निकलेंगे जिन्हें हम कहते हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स या फिर मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये जाके ज्वाइन कर लेते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट को और अब हम प्रोनेफ्रिक डक्ट को रीनेम कर देते हैं एज अ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो अब हम इसे कह देंगे मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो प्रोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स मिल गए जाकर प्रोनेफ्रिक डक्ट से और प्रोनेफ्रिक डक्ट को हमने रीनेम किया एज अ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। और ये जो मीज़ोनेफ्रोज की फॉर्मेशन होती है इन द लेट 4 वीक के अंदर, तो इसकी फॉर्मेशन होती है इन द लेट 4 वीक, ठीक है, 4th वीक के लेट के अंदर। और ये वाली जो मीज़ोनेफ्रोज होती है ये किडनी फंक्शनल होती है। इसके अंदर 10 to 15 ग्लोमेरुलाई की फॉर्मेशन होती है जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। 10 to 15 ग्लोमेरुलाई की फॉर्मेशन होती है और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है 4 हफ्तों तक, ठीक है। तो लेट 4 वीक से लेकर अप टू द 9th वीक ये जो किडनी होती है ये फंक्शनल रहती है और इन द 12th वीक ये किडनी डिसअपेयर हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इन द फीमेल्स जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ये डीजेनरेट हो जाती है, लेकिन इन द मेल्स मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डीजेनरेट नहीं होती। मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का एक और नाम होता है, उसे हम वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, WOLFIAN, वुल्फियन डक्ट भी हम इसे कहते हैं। और ये बेसिकली इन द मेल्स फॉर्मेशन कराते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स हैं ये वाले, ये फॉर्मेशन कराते हैं ईफरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। जो ईफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं टेस्टिस के वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्यूल से। और जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है वो फॉर्मेशन कराती है सेमाइनल वेजिकल, ठीक है, एपिडाइडिमिस,
ठीक है। उसके बाद डक्टस डेफरेंस, ठीक है। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होगी हमारे पास, वो फॉर्मेशन करा रही है सेमिनल वेसिकल की, एपिडाइडिमिस की, डक्टस डेफरेंस की और इजैकुलेटरी डक्ट की, इजैकुलेटरी, ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट की। तो इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट की। और मीजोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव्स को आप याद कर सकते हैं निमोनिक से, सीड, SEED, एस फॉर सेमिनल वेसिकल, एपिडाइडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डेफरेंस। और मीजोनेफ्रिक डक्ट्यूल से अराइज हो रहे हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, तो ये यहाँ से अराइज होते हैं। और जो मीजोनेफ्रोज से मैंने आपको बताया वो डीजनरेट हो जाता है आफ्टर द 12th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, और ये फंक्शनल रहता है टिल 9th वीक तक। और इसकी फॉर्मेशन हुई इन द लेट 4th वीक के अंदर, और ये प्रेजेंट होगा इन द लंबोसेक्रल थोरैकोलंबर रीजन के अंदर। जो मेटानेफ्रोज है हमारे पास, तो मेटानेफ्रोज की फॉर्मेशन होती है इन द सैक्रल रीजन ऑफ द, ठीक है, सैक्रल रीजन ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड के अंदर मेटानेफ्रोज की फॉर्मेशन होती है। और ये हमारी परमानेंट फंक्शनल किडनी होती है, जो कि आफ्टर द बर्थ हमारी बेबीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये मेटानेफ्रोज होती है जिससे हमारी परमानेंट किडनी की फॉर्मेशन होती है। सो लेट्स सी कि मेटानेफ्रोज से किस तरीके से किडनी की फॉर्मेशन होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि क्लोका में ओपन हो रही है, और ये सैक्रल पार्ट है किसका, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ दोनों साइड्स के ऊपर क्लोका के अंदर ओपन होने से थोड़ा सा पहले एक बड देती हैं, यहाँ से एक बड अराइज होती है जो कि ओपन हो जाती है इनटू द सैक्रल पोर्शन ऑफ नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। तो इस तरीके से एक बड अराइज होती है दोनों साइड्स के ऊपर, और ये बड जाकर इंटर कर जाती है इन द सैक्रल पोर्शन ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और इस बड को हम कहते हैं यूरेट्रिक बड, ठीक है, यूरेट्रिक बड। तो दोनों साइड पे यूरेट्रिक बड अराइज हुई फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ क्लोका के अंदर, वहाँ से ये जाकर इंटर कर जाती हैं इनटू द सैक्रल पोर्शन ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। अब सेकंड इवेंट क्या होगा, ये जो सैक्रल पोर्शन है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का, ये कंडेंस होता है और ये फॉर्मेशन कराता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा की, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा क्या होता है, बेसिकली ब्लास्टीमा इन एम्ब्रियोलॉजी हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, यानी कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, एक मास होगा अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो कि किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट करवा सकता है। एम्ब्रियोलॉजी में हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टीमा। तो सैक्रल पोर्शन ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड कंडेंस होकर फॉर्म कराता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के अंदर इंटर क्या कर रहा है, यूरेट्रिक बड, जो कि अराइज हुआ फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट। और मीजोनेफ्रिक डक्ट के ओपन, जहाँ पर मीजोनेफ्रिक डक्ट ओपन होती है इन द क्लोका, उससे थोड़ा सा पहले अराइज होता है यूरेट्रिक बड। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरेट्रिक बड अराइज हुआ और इन द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के अंदर इंटर कर गया। अब यूरेट्रिक बड के अंदर क्या चेंज आती है वो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ये यूरेट्रिक बड है, ये स्टॉक है यूरेट्रिक बड की जो कि अराइज हो रही है फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट से। ये है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बिलू के अंदर, ये इसके अंदर इस तरीके से चली जाती है। बेसिकली जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा होता है, ये वाला जो हमारा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है, सैक्रल पोर्शन ऑफ नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करता है। वो ग्रोथ फैक्टर्स आकर एक्ट करते हैं ऑन द यूरेट्रिक बड और उसकी ग्रोथ करवाते हैं टूवर्ड्स द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा में। तो अब ये जाके इंटर करता है इनटू द यूरेट्रिक बड, इंटर करता है इनटू द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, और वहाँ पर बेसिकली ये बाइफर्केट करता है इस तरीके से, और ज़्यादा बाइफर्केशन के बाद ये फॉर्म कराता है मेजर और माइनर कैलेसिस। बेसिकली सिंपल से मैं आपको बात बताऊं तो जो हमारा यूरेट्रिक बड है, ठीक है, वो फॉर्म कराता है कलेक्टिंग पोर्शन ऑफ द किडनी। जो पोर्शन किडनी का जो यूरिन को कलेक्ट करता है उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द यूरेट्रिक बड से, और वो पोर्शन किडनी का जो कि एक्सक्रीटरी होता है, जहाँ पे ब्लड से वेस्ट एक्सक्रीट होता है, वो बेसिकली फॉर्म होता है बाय द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉडोसाइट्स बेसिकली बोमेन जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज को जो सेल कवर कर रहे होते हैं किडनी के अंदर, वो होते हैं पॉडोसाइट्स। इसे आप एनाटमी में देख लेंगे। तो पॉडोसाइट्स, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से अराइज होंगे। और जो कलेक्टिंग पोर्शन है, यूरिन को जो पोर्शन कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स,
माइनर एंड मेजर कैलिसिस और यूरेटर, ये अराइज होता है फ्रॉम द हमारे पास यूरेट्रिक बर्ड से। तो आपने यहाँ पे देखा यूरेट्रिक बर्ड इन द मेटानेफ्रिक इस तरीके से बाइफरकेट होता है और माइनर और मेजर कैलिसिस बनाता है, ठीक है। 3 to 5 मेजर कैलिसिस बनते हैं, हर मेजर कैलिसिस से 2 या 3 हमारे पास माइनर कैलिसिस की फॉर्मेशन होती है, और ये वाला जो एरिया होता है ये रीनल पेल्विस हो जाता है। अब जो माइनर कैलिसिस होते हैं इससे स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल निकलते हैं। ये जो आप स्ट्रेट से देख रहे हैं ये है स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब जो स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और ये ऊपर जाकर आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाता है। ये इस तरीके से आर्च कर लेता है, ठीक है, ये स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये ऊपर जाके आर्च करता है, आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बन जाता है। अब ये जो आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो इस तरीके से आर्च कर रहा है इन द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, इसका जो ये पोर्शन होता है ये डायलेट हो जाता है, डिस्टल पोर्शन इसका, और इस डिस्टल डायलेटेड पोर्शन ऑफ द आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो ये एम्प्यूला हो गया। एम्प्यूला की फॉर्मेशन कैसे हुई? स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऊपर जाके आर्च कर रहा है, जो आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसका जो डिस्टल पार्ट है वो डिस्टेंड हो जाता है और बनाता है एम्प्यूला। अब एम्प्यूला क्या फॉर्म चेंज करवाएगा इन द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, वो देखते हैं। जब एम्प्यूला की फॉर्मेशन होती है इन द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा तो ये इंड्यूस कराता है एम्प्यूला मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा को कि आप अब मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा छोटे छोटे वेजिकल्स की फॉर्मेशन कराएं, और उन वेजिकल्स को हम कहते हैं मेटानेफ्रिक वेजिकल, ठीक है। एक गोल स्फेरिकल वेजिकल्स बन जाती हैं आफ्टर द एम्प्यूला की फॉर्मेशन, और उन्हें हम कहते हैं मेटानेफ्रिक वेजिकल। अब मेटानेफ्रिक वेजिकल और ये एम्प्यूला, ये दोनों, पहले ये स्फेरिकल है, ये दोनों आपस में इस तरीके से फ्यूज़ हो जाएंगी। आफ्टर द फ्यूजन जो मेटानेफ्रिक वेजिकल है वो पियर शेप के अंदर, ठीक है, पियर शेप बन जाएगी, ये दोबारा और ज़्यादा ग्रोथ करेगी और एस शेप स्ट्रक्चर बना लेगी। ये जो एस शेप स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल, ठीक है, मेटानेफ्रिक ट्यूब। तो ये हमारे पास होती है मेटानेफ्रिक ट्यूब। ये जो एस शेप स्ट्रक्चर है ये और ज़्यादा ग्रो करता है और एक प्रॉपर नेफ्रॉन की फॉर्मेशन होती है, और इस नेफ्रॉन के इस बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे कैपिलरीज ग्रो करती हैं और एक ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन हो जाती है और किडनी की फॉर्मेशन हो जाती है। और हमारे पास एक फंक्शनल किडनी कब बनती है? मेटानेफ्रोस की फॉर्मेशन होती है 9th वीक के अंदर फॉर्मेशन होती है, और आफ्टर द 9th वीक जो फिल्ट्रेशन होती है इन द फीटस वो स्टार्ट हो जाती है, और बाय द टाइम जो ग्लोमेरुलस हैं इनकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं और किडनी मैच्योर हो जाती है। आफ्टर द बर्थ भी मैच्योरेशन चलती रहती है किडनी की। सो ये हमारे पास कुछ हमने देखा कि किडनी की फॉर्मेशन किस तरह हुई। और लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि आपको पता है सैक्रल रीजन के अंदर किडनी प्रेजेंट है। सैक्रल रीजन के अंदर किडनी मेटानेफ्रोस की फॉर्मेशन हुई है, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड की। ऊपर का रीजन तो डिसअपेयर हो गया, डिजनरेट हो गया। अब सैक्रल रीजन से हमें मूव करना है किडनी को एक्चुअली में लंबर रीजन के अंदर, ठीक है। नॉर्मली लंबर रीजन में किडनी होती है। तो जब सैक्रल रीजन में किडनी होती है तो इसकी जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है, रीनल आर्टरीज होती हैं वो अराइज हो रही होती हैं फ्रॉम द कॉमन इलियक से, ठीक है। जो कॉमन इलियक आर्टरी है वहाँ से रीनल आर्टरी अराइज होती हैं जब किडनी सैक्रल रीजन में होती है। अब किडनी को असेंड करवाना है हमने लंबर रीजन में, वो कैसे होगा? इसके लिए एक मॉडल पेश किया जाता है कि जो हमारी कॉडल ग्रोथ होती है, लिम्स वाली ग्रोथ, वो ज़्यादा होती है इन द फीटस एज़ कम्पेयर टू द क्रेनियल ग्रोथ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी खुद ब खुद असेंड कर जाती है इन द लंबर रीजन के अंदर। तो किडनी यहाँ से लंबर रीजन में आ जाएगी, ऊपर ये सुप्रारीनल ग्लैंड होते हैं, तो किडनी आकर इनके साथ यहाँ पर मिल जाती है। और जो ब्लड सप्लाई अब मिलेगी किडनी को तो वो रीनल आर्टरीज होंगी, वो अराइज होंगी फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है। तो एब्डोमिनल एओर्टा से फिर रीनल आर्टरीज अराइज होती हैं, उससे पहले कॉमन इलियक आर्टरी से अराइज हो रही थी। तो ये हमारे पास कुछ था, हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स डिस्कस द कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी की डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या एनोमलीज आ सकती हैं तो उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 इज़ एक्सेसरी रीनल आर्टरीज। ये किडनी है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है। नॉर्मली एक किडनी होती है जिस तरीके से जाके हाइलम के अंदर किडनी के ओपन हो रही होती है, ठीक है, वहाँ से किडनी के अंदर वो इंटर करती है। तो एक्सेसरी रीनल आर्टरीज की फॉर्मेशन हो जाती है एब्डोमिनल एओर्टा से।
या तो वो नॉर्मल आर्टरी के ऊपर की तरफ होती हैं और या सुपीरियर पोल में जाके इंटर हो जाती हैं, या वो नॉर्मल रीनल आर्टरी के नीचे की तरफ होती हैं और वो जाकर इंटर हो जाती हैं इनटू द इन्फीरियर पोल ऑफ द किडनी। वो आर्टरी जो नीचे की तरफ होती है, जो इन्फीरियर पोल के अंदर इंटर होती है, एक्सेसरी आर्टरी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो पास करती है एंटीरियर टू द यूरेटर। यूरेटर के वो एंटीरियर साइड के ऊपर से मूव करती है, तो यूरेटर को वो ब्लॉक कर सकती है, यूरिन की जो पैसेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। तो इस कंडीशन में हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है कि जो लिक्विड यूरिन है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है इन द किडनी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये कंडीशन हो सकती है। नंबर सेकंड इज़ रीनल एजेनेसिस। किडनी अगर की फॉर्मेशन ही ना हो तो उसे हम कहते हैं रीनल एजेनेसिस। अगर यूनिलैटरल एजेनेसिस यानी एक साइड की किडनी अगर नहीं फॉर्म हुई तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रॉब्लम होती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो बहुत कम होगा थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द बेबी माउथ इंटर करता है वो किडनी उसको एज ए यूरिन बनाती है और वो दोबारा से इन द एमनियोटिक कैविटी के अंदर चला जाता है। तो नॉर्मली जो एमनियोटिक कैविटी के जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है, लेकिन अगर किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो एमनियोटिक कैविटी का जो फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोस मिलता है। लेकिन अगर बायलैटरल किडनी एजेनेसिस है, दोनों साइड पर किडनी की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो उस कंडीशन में एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं पॉटर सिंड्रोम। पॉटर सिंड्रोम में बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से फिजिकल एब्नॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं इन द फीटस। फीटस की जो आइज़ हैं, जो पल्पे आइज़ और नोज़ हैं, इनकी एब्नॉर्मेलिटी होती है। जो ईयर्स होते हैं वो लो सेट ईयर्स होते हैं, तो काफ़ी फिजिकल एब्नॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं इन द पॉटर सिंड्रोम। सो आप इसे देख सकते हैं आप पॉटर सिंड्रोम को। उसके बाद मेल रोटेटेड किडनी। किडनी की जो फॉर्मेशन होती है आपको पता है, वो किडनी की जो कॉन्वेक्सिटी होती है वो बिल्कुल वेंट्रल साइड के ऊपर होती है। जब किडनी असेंड करती है तो किडनी 90 डिग्री मीडियल साइड के ऊपर, दोनों साइड पर किडनी रोटेट कर जाती है और जो किडनी की जो कॉन्वेक्सिटी होती है वो मीडियल साइड पर आ जाती है। लेकिन अगर वो मीडियल साइड पर नहीं, लैटरल साइड पर या वेंट्रल ही रहे, तो उस कंडीशन में हम मेल रोटेटेड किडनी कहते हैं उसको। उसके बाद एक्टोपिक किडनी। किडनी लंबर रीजन के अलावा मोस्टली क्या होता है, जो पेल्विस में होती है ना, किडनी पेल्विस में ही रह जाती है, सैक्रल रीजन में, वो असेंड नहीं करती, तो उसे हम एक्टोपिक किडनी कहते हैं। उसके बाद हॉर्स शू किडनी। हॉर्स शू किडनी सिंपल सी चीज़ है, दोनों किडनी के ये जो इन्फीरियर पोल है वो आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से एक हॉर्स शू की तरह किडनी की शेप बन जाती है और ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। आपको पता है यूरिनरी ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द यूरेट्रिक बड। अगर यूरेट्रिक बड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं, अगर यूरेट्रिक बड इनकम्प्लीटली अगर डिवाइड हो जाए, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन ना हो यूरेट्रिक बड की, यूरेट्रिक बड अगर इनकम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो किडनी एक ही होती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, बाइफिड यूरेटर, दो यूरेटर मिलते हैं जो नीचे जाकर आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए बाइफिड यूरेटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर यूरेट्रिक बड कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए डेवलपमेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो किडनीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है और इसमें बाइफिड यूरेटर हमें मिलता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बाइफिड यूरेटर हमें मिलता है। और अगर इसमें एक होता है कि अगर हमें कभी कंडीशन में दो दो यूरेटर्स भी मिलते हैं, तो दो यूरेटर्स हमें मिलते हैं नॉर्मली जब दो यूरेट्रिक बड की फॉर्मेशन होती है इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो उस कंडीशन में हमें दो यूरेटर्स भी मिल सकते हैं। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट था। उसके बाद एक टॉपिक यूरेटर। यूरेटर नॉर्मली ओपन होता है इनटू द ब्लैडर, लेकिन सम टाइम इट ओपन्स इनटू द वजाइना, इनटू द यूरिथ्रा, इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना, तो नेक ऑफ द ब्लैडर के अंदर, तो एक टॉपिक ओपनिंग होती है हमारे पास यूरेटर की। और उसके बाद लास्ट में है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नॉर्मली क्या है कि जो इनहेरिटेबल डिजीज़ होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जो किडनी होती है उसके अंदर छोटी छोटी लिक्विड फिल्ड सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, वो सिस्ट बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फंक्शन है किडनीज़ का वो लॉस हो जाता है। अगर बायलैटरली हो तो बेबी डाई कर जाता है, और अगर यूनिलैटरली हो तो फिर सर्वाइव कर सकता है। सो ये कुछ हमारे पास एनामलीज थी। आई होप वीडियो काफ़ी लेंदी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो अगर डिलीवर हो गया तो एक्सीलेंट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।